हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डाउटनट नीट बायोलॉजी सेशन में। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। मैं आपको बॉटनी के क्लासेस लूंगा। ठीक है बच्चों, मैं बॉटनी के चैप्टर्स लूंगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन जो है वो क्या है, सेल बायोलॉजी के ऊपर है। इस वीक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं कहूंगा सबसे बेसिक टॉपिक में से एक है। सेल इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक। सी आपके, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अगर मैं आपकी एनसीईआरटी के बारे में बात करूं बच्चों, एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ड से पहले जो मैं कंसिडर करता हूं पढ़ाना वो है सेल। क्योंकि देखो बच्चों, आपको सबसे पहले एक नींव के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कि सेल में क्या क्या है। इससे कुछ हो, इससे अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको आधी बायोलॉजी समझ में आ गई, आधी बायोलॉजी आपके जहन में उतर जाती है यहीं के यहीं। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है सलमान अनवर खान। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, कि सेल का इजाद कैसे हुआ, सेल को कैसे डिस्कवर किया, क्या क्या पार्ट्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, सब कुछ नहीं। और ये सब कुछ बच्चों आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। हम कोशिश करेंगे आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे ही लेके जाएं, साथ में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, सो तैयार रहिएगा। एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों? देखिए बच्चे, अब पेपर क्या है, किसी भी लेवल से पहुंच सकता है, तो हमें हर लेवल के लिए तैयारी रखनी है। और हम क्या पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नंबर, एज वेल एज एक जो बहुत कॉमन चीज है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बचपन से 8th क्लास से ये पढ़ते हुए आए हैं कि भैया प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में, और फिर हम होमवर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार है बच्चों? सेल को हम कैसे समझाएं, सेल होता क्या है बच्चों? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सेल क्या है बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब, बिल्डिंग ब्लॉक का क्या हुआ, जैसे आप एक बिल्डिंग की बात कर, तो हम सेल को हम क्या बुलाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। क्यों बुलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक? देखिए, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग बनी किससे है? ब्रिक्स से बनी है। बिल्डिंग क्या बनी है? ब्रिक्स से। तो अब एक ब्रिक को हम क्या बिल्डिंग बुला सकते हैं क्या बच्चों? नहीं ना, कई सारी, कई सारे ब्रिक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक लग के हमारी एक बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिक से नहीं बन जाएगी। तो इसी तरीके से कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल से क्या बनता है बच्चों? टिश्यू। सेल का एक्यूमुलेशन हम क्या बुलाते हैं? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के एक्यूमुलेशन को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन के एक्यूमुलेशन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बुलाते हैं बच्चों। एंड ऑर्गन सिस्टम के एक्यूमुलेशन से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हमारा हायरार्की लेवल है। तो हम ये जो सेल है बच्चों, जो आज हमें जो सेल के बारे में पढ़ना है, तो सेल को हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बच्चों? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों? मेन क्वेश्चन आता है, हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बुला रहे हैं? वाई वी आर कॉलिंग इट एज स्ट्रक्चरल, वाई वी आर कॉलिंग इट एज फंक्शनल? हम एक सेल को स्ट्रक्चरल क्यों बुला रहे हैं और फंक्शनल क्यों बुला रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों? देखिए, बच्चों ने बताया क्योंकि सब कुछ सेल से बना है। राइट, सेल से सब कुछ बना है। एवरी लिविंग थिंग, या हम कह सकते हैं एवरी लिविंग थिंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म क्या है? वो सेल से बने। एवरी क्या? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट परफॉर्म्स एक्टिविटी। क्या क्या मैसेजेस किया? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चर, जो सब बच्चों ने बताया। ठीक है, सब बच्चों ने बताया स्ट्रक्चरल है। ठीक है, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ये भी एक रीजन है।
सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सब के सब सेल से बने हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म बता दो जो सेल से ना बना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। देखिए बच्चों, फंक्शनल यूनिट का एक स्पेसिफिक वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। हम इसको फंक्शनल यूनिट इसलिए बुलाते हैं बिकॉज लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सो फंक्शनल यूनिट क्यों? बिकॉज सारे के सारे रिएक्शन जो है वो एक सेल के अंदर होते हैं। इसलिए सिंपल, सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट बिकॉज एवरी लिविंग रिएक्शन occurs inside the cell. Every living reaction क्या होता है? It occurs inside the cell. Yes. ठीक है, तो every living reaction क्या होता है? हमारा सेल के अंदर होता है. So that's why it is called as function. अब सबको क्लियर हो गया सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बुलाते हैं? सो तभी इसी रीजन की वजह से इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। ये सेल क्या है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट है, इसी से सब कुछ होता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है बच्चों, सेल वो वाला मोबाइल फोन वाला सेल नहीं, ठीक है बच्चों, ड्रैगन बॉल जी वाला सेल भी नहीं बात कर रहे हम लोग। हम यहां पे नॉर्मल एक बॉडी के सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के। आई होप सो सबको डेफिनेशन समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया होगा सेल क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया होगा। सो चलते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या हिस्ट्री थी सेल की? रॉबर्ट हुक को क्या सपना आया था कि मुझे सेल डिस्कवर करना है? क्या कोई बताएगा मुझे बच्चों? यहां पे रॉबर्ट हुक को क्या सपना आया था? कैसे उसने सोचा कि मैं सेल डिस्कवर करता हूं? बताएं कैसे उसने सोचा? तो देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ था। इन द ईयर 1665, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1665 में क्या था? वहां पे किंग राज चलता था। किंग राज चलता था, वहां पे डिफरेंट किंग्स हुआ करते थे, और हर किंग क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव होते हैं। हर किंग कंपटीशन में आगे, बाय चांस डिस्कवरी थी, यस। तो कंपटीशन में बहुत आगे होते हैं किंग्स। तो उन्होंने क्या किया? किंग ने बोला एक दिन, चलो सारे जितने भी विद्वान हैं मेरे राज्य में सब इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने सारे के सारे विद्वान को बुलाया, सारे के सारे साइंटिस्ट आए। तो साइंटिस्टों को बोला गया कि भाई दूसरे राज्य में डिस्कवरीज चल रही है, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, वो छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? ये साइंटिस्ट ने बोला आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो वो एकदम चुप हो गए सब लोग कि क्या भाई, क्या करें। देन क्या हुआ? एक साइंटिस्ट लोग सब इकट्ठा हुए, साइंटिस्ट गए घर। साइंटिस्ट जब घर गए तो उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट हमेशा खुद काम नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट कभी भी खुद काम नहीं करते, वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं। तो उस टाइम उनके एक असिस्टेंट था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। तो वो एक साइंटिस्ट के डिसाइपल थे और बहुत यंग थे, 22-23 साल के थे, वो बहुत ही ज्यादा यंग थे। तो उन्होंने क्या किया? जब उनको काम मिला, उन्होंने बुलाया साइंटिस्ट ने, इधर आओ रॉबर्ट। He came and he said, the king has directly ordered you to do this. And he got excited like anything. वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो उन्होंने बोला चलो मैं करता हूं काम। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? गैदर्ड ऑल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर्ड की। गैदर्ड ऑल इंफॉर्मेशन ऑन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। फिर क्या किया उन्होंने? डिजाइंड हिज ओन माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया बच्चों। ठीक है बच्चों, उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। अब जब उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, बहुत अमेजिंग सा माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से डिजाइन किया। ठीक है, तो जब उन्होंने खुद का एक अमेजिंग सा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? एक बार्क ली। ठीक है, बार्क सेल ली, जिसको हम बुलाते हैं, बार्क को हम क्या बुलाते हैं? बच्चों ने लिखा भी है, श्रद्धा ने लिखा है, कॉर्क। ठीक है, तो बार्क को हम बुलाते हैं कॉर्क सेल। तो उन्होंने बार्क ली एक प्लांट की, कॉर्क सेल ली प्लांट में,
तो बार्क क्या हो गया हमारा कॉक सेल। तो उन्होंने सबसे पहले कॉक सेल के अंदर देखा, तो उन्होंने देखा क्या कॉक सेल के अंदर में, उन्होंने कॉक सेल के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने क्या देखा, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला अरे ये तो मैंने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला, ये तो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए इसके बारे में। क्या पॉइंट्स दिए, उन्होंने क्या बोला, ये है हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सर बाग डेड होता है ना, यस बच्चे बाग डेड होता है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ये तो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में एज इट इज वर्ड्स लिखिएगा। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इन्होंने क्या बोला, इनको बोला कंपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला क्या, ये क्या है, कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, कंपार्टमेंट। उन्होंने क्या बोला, ये क्या है, कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंपार्टमेंट ऑफ सेल है। बट लेटर ऑन ये हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तभी रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड एज, रॉबर्ट हुक को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, फादर। या हम कह सकते हैं फादर के अलावा हम कह सकते हैं, फादर वर्ड कुछ ज्यादा हैवी हो जाएगा इनके लिए, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, चलिए, या डिस्कवरी ऑफ सेल लिख लेते हैं हम यहां पे। उन्होंने क्या किया बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल किया, ठीक है। सो उन डिस्कवरी ऑफ सेल का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल किया। बुक का नाम है बच्चों माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया उन्होंने बुक लिखी थी, ये याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बट लेटर ऑन बाद में क्या पता चला बच्चों, एक बहुत बड़ी चीज पता चली इनके बारे में। इनके बारे में एक बहुत बड़ी चीज पता चली जब हम और डिस्कवरी करते चले गए। जब और डिस्कवरी करते चले गए तो लेटर ऑन पता चला, क्या पता चला बच्चों, ये जो सेल थे इनके, ये जो उन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो क्या था, डेड सेल था। ये उसी टाइम नहीं पता चला था, बाद में पता चला कि इन्होंने जो डिस्कवर किया वो क्या था, डेड सेल। और ये सेल क्या था, कुछ नहीं था बट सेल वॉल है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ डेड सेल वॉज परफॉर्म्ड बाय हुम, रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसने परफॉर्म की बच्चों, रॉबर्ट हुक ने परफॉर्म की। तो इस तरीके से याद हो गया, रॉबर्ट हुक के बारे में अब कहीं से भी कुछ भी इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। हमने यहीं पर पूरा रॉबर्ट हुक पढ़ लिया, अब आपको इससे ज्यादा रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ना ही नहीं है बच्चों। अब इससे ज्यादा आप रॉबर्ट हुक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा आपके सिलेबस में ही नहीं है पूरा इनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो हैं हमारे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान थे। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंसान थे। जब उन्होंने देखा अरे भाई चीजें डिस्कवर हो रही, मैं कैसे पीछे हट रहा हूं, ठीक है। साइंस में कंपटीशन रखना बहुत जरूरी है, मैं आपसे भी कहूंगा कंपटीशन रखिए। जब आप कंपटीशन रखेंगे तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी आपको, ठीक है। कंपटीशन रखिए, अच्छे से कंपटीशन रखिए तभी होगा। तो इन्होंने देखा कि भाई इतनी सारी चीजें डिस्कवर हुई, तो लेट मी डिस्कवर समथिंग। तो उन्होंने क्या किया, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बेचे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। रितिका यस, सो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में अगर हम बात करें यहां पे, इन द ईयर 1674, ये था ईयर 1665, ये है बच्चा 1674। उन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया। इन्होंने क्या लिया बच्चों, पॉन्ड वाटर लिया, और उस पॉन्ड वाटर में इन्होंने क्या पाया, लिविंग सेल। इन्होंने क्या पाया बच्चों, उस पॉन्ड वाटर में इन्होंने क्या पाया, लिविंग सेल। सो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल गोज टू हुम, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल बच्चा किसको जाती है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसको जाती है, हमारे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को।
डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ठीक है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जाती है एंटन वॉन लुएनहॉक को। अब उन्होंने, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल अगर कभी भी पूछा जाए, ये याद रखिएगा, जब तक लिविंग शब्द का इस्तेमाल ना हो तब तक आप एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को मार्क नहीं करेंगे। मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली बच्चों, जब तक ये लिविंग वर्ड का शब्द का इस्तेमाल ना हो आप नहीं लिखेंगे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। जब लिविंग वर्ड, लिविंग का इस्तेमाल होगा तब होगा। सो लिविंग सेल, अब उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में क्या क्या डिस्कवर किया, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने बैक्टीरिया के सेल्स को देखा, उन्होंने सेवरल प्रोटोजोअन्स देखे बच्चों, सेवरल प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोअन देखा, और क्या देखा बच्चों, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, और क्या देखा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, और क्या देखा बच्चों, और क्या देखा, देखते हैं क्या। अब उन्होंने साथ में क्या देखा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल उन्होंने सबसे पहले देखा, आरबीसी। ठीक है बच्चों, साथ में एक और चीज देखी, वो है स्पर्म। किसका स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी ह्यूमन स्पर्म। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म, उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और क्या क्या देखा उन्होंने टोटल अपने लाइफ में, पॉन्ड में क्या देखा था बच्चों, प्रोटोजोअन्स उन्होंने देखा था। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोअन्स देखा, आरबीसी देखा, एंड स्पर्मेटोजोआ। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा ईयर नहीं लिखते हैं, ईयर मैं आपको बाय टाइम टू टाइम क्लास में बताता रहूंगा। अब हम आते हैं एक और रॉबर्ट के ऊपर। एक ही रॉबर्ट थोड़ी ना था, और भी तो रॉबर्ट होंगे। अब हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉबर्ट के ऊपर। कौन है एक और इंपॉर्टेंट रॉबर्ट, बताएं बच्चों। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। देखिए, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं ये लिखाऊंगा, जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको ये लिखाऊंगा। ठीक है, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तब भी लिखाऊंगा, लेकिन अभी फिर से हम एक्स्ट्रा तरीके से लिख रहे हैं सो दैट आपको याद रहे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों, न्यूक्लियस। किस में डिस्कवर किया था, ऑर्किड की रूट सेल के अंदर में। किसके में डिस्कवर किया था, ऑर्किड रूट सेल। देखिए, इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन का ईयर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का ईयर नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, अब मेन क्वेश्चन है सर इतने सब कुछ हिस्ट्री कैसे आएंगे। ये आता है क्वेश्चन किस फॉर्म में बच्चे, एमसीक्यू में। मैं यहां पे एक क्लाउड बना के लिख देता हूं, ये नीट में एमसीक्यू में आएगा किस फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है ये। तो इसीलिए आपको ये सब याद करना। ऑर्किड रूट सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा। नेक्स्ट एक और है, वो है फॉन्टेना, है ना, मोन्टेना नहीं बच्चों, फॉन्टेना। ठीक है बच्चों, फॉन्टेना कौन थे, इन्होंने न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया था बच्चों। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तभी मैं आपको लिखा रहा हूं, इन्होंने न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया था, किस में डिस्कवर किया था, स्किन सेल ऑफ ईल में। ठीक है, स्किन सेल्स ऑफ ईल। ठीक है, स्किन सेल्स ऑफ ईल, जो हम बिजली वाली मछली नहीं होती उसमें डिस्कवर किया था, स्किन सेल ऑफ ईल में। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने स्किन सेल ऑफ ईल में डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस फॉन्टेना ने स्किन सेल ऑफ ईल में डिस्कवर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ, अब हम फिर से ईयर्स के थ्रू जाएंगे, अब हम वापस ईयर पे जाने वाले हैं। तो अब हुआ एक डिमार्केटिंग काम, 1838 में एक बहुत ज्यादा डिमार्केटिंग काम हुआ बच्चों। कितने बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हैं, 1838 का जिक्र है एनसीईआरटी में। 1838 में बहुत रिमार्केबल काम हुआ था। 1838 में एक बहुत रिमार्केबल काम हुआ था। क्या काम हुआ था, एक जर्मन बॉटनिस्ट सामने आया था।
अब बच्चों बॉटनिस्ट वो होते हैं जिनको प्लांट की स्टडी करते हैं, जैसे मैं एक बॉटनिस्ट हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्लांट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स रहे प्लांट के ऊपर, पेपर्स है मेरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट वर्ड वो हो गया जो स्टडी करते हैं प्लांट पे, ठीक है बच्चों। जर्मन बॉटनिस्ट थे, कौन थे 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट, फटाफट से, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी उठ गई। उन्होंने क्या बोला, जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, चलो अब हम नाम रिवील करते थे, बच्चों ने सबने लिखा है शेल्डन, शेल्डन, ठीक है, माइटस शेल्डन, यस, शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, क्या बोला बच्चों, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल, ये कलर दिख रहा है ना सब बच्चों आपको, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, ठीक है बच्चों, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला शेल्डन ने, ठीक है। अब ये सब कुछ पेपर में पब्लिश होता है, पेपर में पब्लिश हुआ, तब उसी टाइम पे 1839 में एक और चीज हो गई। अब बताओ फटाफट से 1839 में कौन है, देखते हैं कौन जल्दी जवाब देगा। सो 1839 में क्या हुआ, एक जर्मन जोलॉजिस्ट हैं बच्चों, एक जर्मन जोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, श्वान, ठीक है, वेरी गुड मंत्रा, वेरी गुड, डायरेक्ट बड़े बड़े जवाब मंत्रा की, क्या बात है मंत्रा, छा गए आप। सो 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है बच्चों श्वान। श्वान ने क्या कहा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, उन्होंने ये बोला भैया। अब क्या हो गया बच्चों, दोनों का तो स्टेटमेंट सही सेम हो गया, दोनों का स्टेटमेंट सेम हो गया, कंट्रोवर्सी की बात हुई कि नहीं, अभी कंट्रोवर्सी होगी। 1838 में बॉटनिस्ट ने कहा, 1839 में जोलॉजिस्ट ने कहा, अब किसकी सुने, अब किसकी सुने, तो उन्होंने क्या किया, उनके बीच में हुई युद्ध, दे हैड अ आर्ग्यूमेंट, देख सकते हैं दो साइंटिस्ट हमारे लड़ रहे हैं, तो लेट्स सपोज एक साइंटिस्ट हो गए हमारे शेल्डन, एक हो गए श्वान। तो अब हम एनसीईआरटी में आपके लिए उठा के लाया हूं, तो यहां पे साफ साफ एनसीईआरटी में क्या मेंशन है बच्चों, एनसीईआरटी में मेंशन है क्या, इन 1838 शेल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। 1838 में उन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एंड एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान ने क्या कहा बच्चों, 1839 में ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल पे काम किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल के पास एक आउटर लेयरिंग है जिसको हम बुलाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये उन्होंने कहा कि सेल के पास एक आउटर कवरिंग है जिसको हम बुलाते हैं क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड एंड में क्या हुआ कि उन्होंने देखा प्लांट में भी ये प्रेजेंट है और प्लांट में एक स्पेशल चीज, अलग सी चीज प्रेजेंट है, क्या है वो, सेल वॉल। तो उन्होंने क्या किया, 1839 में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक नई थ्योरी दी जिसको हम बुलाते हैं क्या बच्चों, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐड किए, मैं अपने पॉइंट्स लिखूंगा सो दैट आपको में हो, ठीक है, आपको याद रहे, मैं अपने तरीके से पॉइंट्स लिखूंगा शेल्डन एंड श्वान के, आपको उन्हीं पॉइंट्स को बस याद करना है। उनका पहला पॉइंट क्या था बच्चों, द फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये उनका पहला स्टेटमेंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दूसरा स्टेटमेंट क्या था बच्चों, ईच सेल हैज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ईच सेल के पास क्या है, ईच सेल हैज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मास है बच्चों, मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है, ईच सेल हैज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और उन्होंने क्या बोला कि प्लांट में क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख रहा हूं, प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कवरिंग होती है जिसको हम बुलाते हैं सेल वॉल,
ठीक है, और ये जो सेल वॉल है एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, और एक और उन्होंने क्या कहा, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चा, प्रोटोप्लाज्म वो चीज है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म पार्ट है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को हम बुलाते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। दिख रहा है आपको, तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूं बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या था बच्चे, एक ड्रॉबैक निकला, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक निकला बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, मतलब इतना भयंकर ड्रॉबैक निकला अब तक उन किसी ने नहीं पकड़ा। क्या ड्रॉबैक था इसमें, क्या ड्रॉबैक था बच्चों इसमें, ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक एक बहुत बड़ा निकला। क्या ड्रॉबैक निकला कि भैया इन्होंने ये नहीं बताया सेल कैसे बना। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बना, इन्होंने नहीं बताया हाउ सेल इज अराइज्ड। ठीक है, हाउ सेल अराइज्ड, सेल कैसे बना उन्होंने ये नहीं बताया, हाउ सेल्स आर हैव बीन अराइज्ड और हाउ सेल्स बीन फॉर्म उन्होंने नहीं बताया। ठीक है बच्चों, तो ये सब, ये क्वेश्चन किसने बताया, तो उसके लिए आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द ईयर 1855। 1855 में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चॉ। रुडोल्फ वर्चॉ ने एक 1855 में इस सेल थ्योरी में एक और पॉइंट जोड़ा। वो पॉइंट क्या जोड़ा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा, देखो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हैरी पॉटर का मैजिक का वो नहीं लग रहा। ड्रॉबैक क्या होता है बच्चा, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, कि इसमें तो ये चीज की कमी लग रही है, ये चीज कम है इसमें। ठीक है बच्चे, तो उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लग रहा है हैरी पॉटर का। यस, वेरी गुड रितिका, कमियां। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वेरी गुड बच्चों, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो अब इसमें दो मेन पॉइंट्स आ गए, सब कुछ समावेश करके दो हम मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेकंड, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा सेल थ्योरी के बारे में। तो इसको, इस सेल थ्योरी के, शेल्डन एंड श्वान की सेल थ्योरी को उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। अब आपको क्या याद करना है, कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट वर द सेल थ्योरी, ओरिजिनल पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, तो आप ओरिजिनल पॉइंट्स में ओमनिस सेलुला ई सेलुला नहीं मार्क करेंगे। ओमनिस सेलुला ई सेलुला आप नहीं मार्क करेंगे। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यू विल नॉट मार्क। ठीक है, जब पूछा जाए अबाउट मॉडिफिकेशन, ध्यान से सुनिए, जब मॉडिफिकेशन पूछा जाए तभी आप रुडोल्फ वर्चॉ का नाम डालेंगे। देन ओनली यू विल मार्क फॉर रुडोल्फ वर्चॉ इन द ईयर 1855। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। अब हम सेल को किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हम सेल को कैरेक्टराइज करने के बहुत सारे वजहें हैं, चीजें हैं। सेल को हम उसके साइज के बेसिस में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आया होगा। सेल को हम उसके तो सेल को हम साइज के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, नंबर के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एंड शेप के बेसिस पे। ठीक है, तो सेल को हम 3 बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। कौन कौन से बेसिस, साइज, नंबर एंड शेप। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम साइज से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ साइज। ठीक है, सबसे पहले हम ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम लिया है मैंने। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाले पे जाएंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम पे। अब एनसीईआरटी ने डिफरेंट शेप्स दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना। इन शेप्स को याद रखना है। ड्रॉबैक, नवीन कुमार, इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक क्या था, उनको ये नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था सेल कैसे आए। ठीक है, हाउ डज अ न्यू सेल अराइज, जो नया सेल है बच्चा वो कैसे आया।
तो इसीलिए रुडोल्फ वर्चो ने इन 1855 उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है बच्चे, तो उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ड्रॉबैक यही था कि हाउ सेल अराइज, पुराने सेल कैसे आए। ठीक है, ये उनका ड्रॉबैक था। उन्होंने इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, तो फिर उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है बच्चों, तब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी के ऊपर। अब एनसीईआरटी में डिफरेंट दे रखा है, बैक्टीरिया का साइज दे रखा है। बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो कॉपी में लिखिए सबसे पहला बैक्टीरिया, नंबर 1 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर। मैं पूछ सकता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में, याद रखिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता हूं जिसमें आपको याद रखना पड़ता है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप याद कर रहे हैं कि चीज नहीं। अब हम आते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ के बारे में अगर मैं जाऊं यहां पे बच्चे, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा। अब इनका साइज होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इनका साइज कितना होता है बच्चों, 0.1 माइक्रोमीटर। सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, 0.1 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। ठीक है, तो पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट होता है ये। ठीक है, पीपीएलओ में भी एक माइकोप्लाज्मा में सबसे स्मॉलेस्ट है, गॉलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट वन, दैट इज 0.1। अब वायरसेस का साइज दे रखा है, वायरसेस का साइज कितना है, 0.2 to 0.002। देख लो कितना छोटा है। ठीक है बच्चों, कितना छोटा है, 0.2 से 2.2 का। अब एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है बच्चों, 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। अब हम कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे यहां पे। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो है, अगर हम ऑस्ट्रिच एग के बारे में बात करें, ऑस्ट्रिच एग, अभी जो ऑस्ट्रिच एग है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल है बच्चे। और ऑस्ट्रिच एग क्या है बच्चों, लार्जेस्ट सेल है बच्चे। ठीक है, बिगेस्ट सेल, यस, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ आरबीसी इज व्हाट, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल किसका है ह्यूमन के अंदर, लॉन्गेस्ट सेल किसका है, लॉन्गेस्ट सेल होता है बच्चे नर्व सेल का। लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल, जो कि ह्यूमन में है। हम यहां पे लॉन्गेस्ट ह्यूमन नर्व सेल के बारे में बात करें, लॉन्गेस्ट जो सेल होता है वो ह्यूमन के अंदर नर्व सेल है, अबाउट 90 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी तक पहुंच सकती है, 90 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये था सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने ऑस्ट्रिच एग, आरबीसी एंड लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपकी किताब में आपने जूनियर क्लास में, आपने 9th क्लास में पढ़ा है ये चीज, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, सेल के हम कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर के बेसिस में पढ़ सकते हैं। नंबर 1 इज यूनिसेलुलर। फटाफट से बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जो कि एक सेल से बनते हैं, मेड अप ऑफ 1 सेल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना होता है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये शब्द डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर मींस, तो मैं आपको समझा देता हूं डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। वेरी गुड बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक ही चीज है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, लेट्स सपोज मेरी आंख ने आज सोचा, मेरी आंखों ने आज सोचा कि चलो आज मैं नाक का काम करती हूं, आज मैं स्मेल करती हूं। क्या यह पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है कि मेरी आंख नोज का काम कर रही है, इज इट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। अब मेरे हाथों ने सोचा चलो बहुत हो गया, चलो आज मैं सोचने का काम करता हूं। बेटा ऑस्ट्रिच का लॉन्गेस्ट सेल, उसका साइज चेंज होता रहता है, अलग अलग सेल से जाते हैं। सो कभी मेरी आंख वो क्या कहते हैं नाक का काम नहीं कर सकते, कभी मेरे हाथ किडनी का काम नहीं कर सकते, कभी मेरा मुंह लेग का काम नहीं कर सकता। तो एवरी सेल, एवरीथिंग हैज अ काम।
एक सबके पास एक काम होता है, एवरी सेल हैज अ वर्क, ठीक है, एवरी सेल हैज अ वर्क, ठीक है, वो कोई भी काम हो लेकिन हर सेल के पास कोई ना कोई काम है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, कोई भी काम का विभाजन नहीं है, ठीक है, कोई भी काम का विभाजन नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे तो हो गया अमोइबा, एक ही एग्जाम्पल लेता हूं मैं अभी, अमोइबा। सेकंड आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या आता है बच्चों, मल्टी सेलुलर, ठीक है बच्चों, सेकंड आता है हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा काम, ठीक है, इट हैज मोर देन वन सेल, इट हैज मोर देन वन सेल। जब एक से ज्यादा सेल हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। तो मोर देन वन सेल, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर, इट शोज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सही, बहुत बच्चों ने बता दिया, एनिमल, ह्यूमन, ठीक है, गाय भैंस सब हमारी मल्टी सेलुलर में आते। अब आ गया तीसरा जो बहुत लोग पूछ रहे थे, अब आ गया तीसरा, मौसमी ने क्या किया, सीइंग इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, यस वेरी गुड। तीसरा आता है ए सेलुलर, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, अब मैं एक बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अब मैं बायोलॉजी का। जिस शब्द के आगे, जिस वर्ड के आगे ए शब्द जुड़ जाए उसका मतलब होता है नो, फॉल्स, इल्ला, बेड़ा, ठीक है, ये साउथ की लैंग्वेज मैंने जोड़ दी। तो ठीक है, जिस भी वर्ड के आगे ए लग जाए उसका मतलब होता है नो। तो ये देखिए यहां पे लगा है ए, क्या लगा है बच्चों, यहां पे लगा है ए, तो ए का मतलब होता है नो। तो अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत की क्लास में बोला था देयर इज ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई सेलुलर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, नो सेलुलर, ए का मतलब नो, तो नॉन सेलुलर हो गया, ये नॉन सेलुलर हो गया। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, एब्सेंट सेल, यस। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए हमारे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन से हैं, दे आर नीदर डेड नॉर लिविंग, ना ही ये जिंदा हैं ना ही ये मरे हैं कौन ये, नीदर डेड नॉर लिविंग, हैं कौन ये सबसे बड़े विलन है 2020 के। सबसे बड़ा विलन कौन है 2020 का, जिसने आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलने से जाने ही मना कर दिया, स्कूल जाने नहीं दिया। स्कूल जाने नहीं दिया तो बहुत बच्चे खुश होंगे, अरे यार स्कूल से हराने, लेकिन बहुत बच्चों के लिए अरे यार स्कूल से नहीं जाना है, स्कूल जाते तो हमारे फन होता है, एक्टिविटीज होती हैं, इतनी सारी चीजें होती है, दोस्तों से मिलना होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, सब कुछ रोक दिया, कोरोना वायरस। तो ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों क्या, वायरस। मैं वायरस की एक डिटेल क्लास लूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब मैं आपको बहुत सारे वायरस के, यस हबीब, हुबेब, इट्स मिस्टर कोरोना, ठीक है, वायरस, श्रद्धा वेरी गुड, मौसमी वेरी गुड। तो तब हम वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, वेरी गुड सिद्धि। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है सेल के शेप के बेसिस। मैंने अब एनसीईआरटी को उठाया है यहाँ पे। अब अगर मैं सेल को शेप के बेसिस में तोड़ूं, ठीक है, यस वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड बच्चे। अगर हम सेल को शेप के बेसिस में तोड़े तो सेल के अंदर वेरियस शेप्स के बेसिस में हम उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। सेल दो किस्म के होते हैं, ठीक है, एक होता है जिसके अंदर शेप चेंज ना हो, ठीक है, और एक होता है जिसके अंदर शेप चेंज हो, ठीक है। एक हो गया हमारा क्या, जिसके अंदर कोई भी शेप ना चेंज हो, ठीक है, और एक हो गया हमारा नॉर्मल। जो सेल शेप चेंज करता है, जो सेल शेप चेंज करता है, शेप चेंज जो कर रहा है, उसका एग्जाम्पल बताएं बच्चों। व्हाइट ब्लड सेल्स के शेप बदलता रहता है, व्हाइट ब्लड सेल का क्या करते रहते हैं, से शेप बदलता रहता है, वेरी गुड अर्शी, अमोइबा। सो WBC एंड अमोइबा आर द ओनली सेल जो कि अपना शेप बदलते रहते हैं। माइकोप्लाज्मा भी है समवॉट, माइकोप्लाज्मा भी है समवॉट जो कि शेप बदलता रहता है, तभी उसको हम क्या बुलाते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो अब जिसका शेप फिक्स है, सेकंड हो गया हमारा जिनका शेप फिक्स्ड है,
जिनका शेप फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से मेरे स्क्रीन पे ध्यान दें बच्चों, अब लिखना रुके 2 मिनट के लिए, जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। अब हम फटाफट से आते हैं शेप फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है बच्चों, शेप फिक्स किन किन का है। अब ये जो शेप है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये जो शेप है बच्चे, ये जो शेप है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी राउंड, गोल हो सकते हैं, राउंड इन द केस ऑफ एग। एग्जाम्पल बच्चे एक्सेल, दे कैन बी राउंड, एग्जाम्पल एक्सेल। दे कैन बी डिस्क्वाइड। ये कौन सा शेप हो गया बच्चों। अब मैं आपको इनका शेप के बारे में बताता हूं। डिस्क्वाइड शेप वो हो गया, आपने डोनट देखा सबने, डोनट गोल है और उसके बीच में डिप्रेशन है। अब आप जो फ्रिस्क जो खेलते हैं वो भी क्या है, गोल है बट उसके अंदर डिप्रेशन है। अब आपने वो टिकटॉक वाली लाइट भी देखी होगी सबने, देखी है कि नहीं, उसको क्या बुलाते हैं बच्चों, रिम लाइट। तो वो देखते हैं गोल है बट उसके अंदर एक होल है। ठीक है, तो उस फॉर्म में थोड़ा सा उसके अंदर मिडिल डिप्रेशन है। राउंड है और उसके अंदर थोड़ा सा मिडिल डिप्रेशन है। यस वेरी गुड, उसको हम बाइकॉनकेव शेप भी बुलाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्वाइड देखिए वो होता है आरबीसी। देखिए बच्चों, मैं आपको एक सच बताता हूं यहां पे, जो बहुत सारी बुक्स में है। शेप चेंज होता है तो वो एक फैक्टर की वजह से चेंज होता है बेटा। वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जब आप हीमोफीलिया में जब शेप चेंज होता है सौरभ, समझ में आपको, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम नॉर्मल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें होते हैं ना। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो अब देखो ये जो रेड ब्लड सेल है ये होता है डिस्क्वाइड शेप। आप देख रहे हो सर्कल है बट उसके अंदर बीच में डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आरबीसी का डिस्क्वाइड शेप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कॉल्यूमिनर। कॉलम शेप, कॉलम शेप सेल हमारा हो गया कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जो कि ये रहा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये हो गया हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा हो गया ब्रांच शेप। ब्रांच शेप कौन सा होता है बच्चों, ब्रांच शेप होता है हमारा क्या, नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, ब्रांच शेप। अब आता है नेक्स्ट स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कौन सा होता है बच्चों, हमारा क्या हो गया, मसल फाइबर्स। और ये भी देख रहे हैं ट्रैकीड भी क्या है हमारा, स्पिंडल शेप है, मसल फाइबर। देखिए मैं आपको स्पिंडल शेप बना के दिखाता हूं, इस तरीके से होता है स्पिंडल शेप। टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेपरिंग एंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ओवल शेप। ओवल शेप होता है हमारा होता है फैट सेल। ठीक है, ओवल शेप होता है फैट सेल। ओवल शेप होता है फैट सेल। ठीक है बच्चों, ओवल शेप होता है फैट सेल। ठीक है, अब ये जो फैट सेल है उसका क्या, फैट सेल का शेप क्या होता है। फैट सेल का शेप होता है ओवल। अगर मैं फैट सेल को बुलाऊं, एडिपोज जिसको बुलाते हैं, राइट, मैंने सही वर्ड यूज किया कि नहीं, जियोलॉजी का। एडिपोज सेल जो होता है हमारा, जो एडिपोज सेल के बारे में हम बात करें, इसको हम फैट सेल बुलाते हैं। तो उनका शेप किस फॉर्म में होता है बच्चों, उनका शेप होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ओवल आकार के होते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर ये होता है फैट ग्लोब्यूल। देखिए यहां पे ये हो गया न्यूक्लियस और यहां पे क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल। तो देखिए ये मत कंफ्यूज होइएगा कि उसके अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा और एक फैट ग्लोब्यूल होगा। ठीक है बच्चों, अब जो एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा गया है, जो केवीपीवाई में भी पूछ देते हैं, लास्ट शेप जो आज की क्लास का लास्ट शेप होगा वो है रेटिकुलेट शेप। कौन सा होता है रेटिकुलेट शेप बेटा, रेटिकुलेट शेप, या चलिए स्टार शेप लिख लेते हैं। स्टार शेप कौन सा है, ठीक है, ये है हमारा बोन सेल बच्चे, बोन सेल। ऑस्टियोसाइट का होता है स्टार शेप। अगर हम इस नर्व सेल को काट दें, अगर हम इस नर्व सेल की मुंडी अलग कर दें, साइटोन को अलग कर दें, उसकी बॉडी पार्ट को अलग कर दें, एक्सॉन को अलग कर दें, तो इस साइटोन का जो शेप आता है बच्चों, इस साइटोन का जो शेप है ये भी स्टार शेप्ड है। रिमेंबर दिस। अगर हम न्यूरॉन के बारे में बात करें तो न्यूरॉन को हम इस तरीके से कह सकते हैं, न्यूरॉन हेड इज स्टार शेप्ड एंड न्यूरॉन बॉडी जो उनकी टेल है वो क्या है, रॉड शेप होती है। ठीक है बच्चों, तो उनकी टेल होती है रॉड शेप की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े बच्चों, फटाफट से आगे बढ़े। तो ये हो गया सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब हम शुरुआत करते हैं आगे। अब जो आगे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं इसमें हर चैप्टर के बेसिस में, हर चैप्टर में अलग अलग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अगर आप उधर जाएंगे क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th में जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके भी कुछ पॉइंट्स उठा के लाऊंगा इधर। कि देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कुछ अराउंड कितने पॉइंट्स लिखे हैं मैं देख लेता हूं, अराउंड 8 से 9 पॉइंट्स हैं जितना मुझे याद है। तो इन 8 से 9 पॉइंट, अब आपका ये 8 से 9 पॉइंट 11 से लेके 12 तक का है। ये याद रखिएगा, क्रैश कोर्स की क्लास है, ये 11 से लेके मैंने 12 तक का रखा है, सो दैट एक बार में सब निकल जाए, एक बार में सारे पॉइंट्स। 12th के भी पॉइंट्स हैं इसमें, 11th के भी पॉइंट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं, किस बात की देरी है हमें, फटाफट से शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है सेल वॉल के बेसिस पे। सेल वॉल होती है क्या इसके अंदर? यस, सेल वॉल होती है, बट जो ये सेल वॉल है वो कैसी होती है बच्चों? नॉन सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोजिक। ठीक है, सेल वॉल जो है नॉन सेल्यूलोजिक होती है। ठीक है, एक्सेप्ट, बहुत बच्चे ये एक्सेप्ट वाला अक्सर निकाल रहे थे वर्ड, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक यू प्रोकैरियोटिक सेल है, बट उसके अंदर देयर इज नो सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। अब हम बात करते हैं इधर, इसमें अगर हम जाएं तो इसमें वेरियस पॉइंट्स हैं, वेरियस ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। ठीक है बच्चों, ये प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। नेक्स्ट आते हैं हम फंजाई में। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें किसकी बनी होती है? काइटिन की, चिटिन जिसको अब आपको प्रोनाउंस किया जाता है, मेरे टाइम में होता है। ठीक है, फंजाई के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। फंजाई क्या है? इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज एब्सेंट, नहीं सॉरी, सेल वॉल इज प्रेजेंट, मैं तो आपके कमेंट पे चला गया। सेल वॉल इज एब्सेंट, प्रेजेंट, सॉरी। सेल वॉल क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिलोसेलुलोज। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। तो इसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो चिटिन की बनी होती है, जिसको हम काइटिन भी बुलाते हैं। इट इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ नैग, जो कि मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। फंजाई में ये नैग क्या है, एनासेटाइल ग्लूकोसामीन क्या होता है, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। सो एनिमल्स के अंदर क्या होती है बच्चों? सेल वॉल एब्सेंट। तो दिस हम लिख लेंगे सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था सेल वॉल के पॉइंट। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है क्या? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? यस, यूकैरियोटिक में भी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? प्रेजेंट है सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, साथ में और क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और क्या होता है इसके अंदर? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी है बच्चों। दे विल हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब मेम्ब्रेन के बंधी हुई सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। क्या इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है प्रोकैरियोट्स में? देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है बच्चों, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। अब इसीलिए इसको हम बुलाते हैं क्या बच्चों? टू एनवेलप सिस्टम। टू एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, ये पुराने सेल्स हैं। अब ये यूकैरियोटिक नए वाले सेल्स हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं टू एनवेलप सिस्टम। टू एनवेलप सिस्टम बच्चों के लिए आपको मैं समझा देता हूं फटाफट से। लेट्स सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब उसके अंदर एक कोई सेल ऑर्गेनेल, लेट्स सपोज ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो अब देखिए, एक मेम्ब्रेन, एक और मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गई, हुई कि नहीं? दो मेम्ब्रेन। अब अगर हम इधर बात करें, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारी सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे खुले में घूम रही है, तो कितने एनवेलप हो गए? एक। यू का मतलब होता है ट्रू, तो एक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है? सिंगल एनवेलप सिस्टम, सिंगल और वन एनवेलप सिस्टम। इट विल हैव सिंगल और वन एनवेलप। समझ में आपको? अब आपको हमेशा याद रहेगा टू एनवेलप का मतलब क्या हो गया और सिंगल एनवेलप का मतलब क्या हो गया। टू एनवेलप का मतलब एक तो खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर एक सेल ऑर्गेनेल की खुद की होती है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनी। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनी सबको पता है, वो क्या है? हमारी राइबोसोम। वो क्या है बच्चों? राइबोसोम। अब जो हम राइबोसोम जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइबोसोम की जो यूनिट है बच्चों वो होती है 70s। ठीक है बच्चों, ये याद रख लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की यूनिट होती है 70s। क्यों होती है ये मैं आगे की फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो ये होती है 70s, एस स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। यूकैरियोट्स में दोनों प्रेजेंट है, 70s एंड 80s। राइबोसोम की दो यूनिट होती है, 70s एंड 80s। अब ये जो राइबोसोम है वो दो जगह प्रेजेंट होते हैं, या तो फिर ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। राइबोसोम कैन बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यस, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी, या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो सकती है। अब जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होती है उसका यूनिट कितना होता है बच्चों? कितना होगा? 80s। और जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है उसकी यूनिट होती है 70s। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप याद रखेंगे। साइटोप्लाज्म के राइबोसोम को साइटोराइबोसोम बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मीजोसोम। अब बहुत कम बच्चे होंगे जिनको मीजोसोम के बारे में एग्जैक्टली पता है। कितने बच्चों को मीजोसोम के बारे में एग्जैक्टली पता है? बताओ बच्चों। बहुत कम होंगे जिनको मीजोसोम के बारे में एग्जैक्टली पता है। मीजोसोम क्या होता है? इट इज द इनवर्ड ग्रोथ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इनवर्ड ग्रोथ, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे। मीजोसोम क्या है बच्चा? इनवर्ड ग्रोथ है, या हम कह सकते हैं इनवर्ड फोल्डिंग। ये क्या है? इनवर्ड फोल्डिंग है। हम यहां पे लिख देता हूं मैं, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मीजोसोम में क्या होता है? मीजोसोम इज नथिंग बट इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका काम क्या है मीजोसोम का? टू इंक्रीज सरफेस एरिया? नहीं, सरफेस एरिया नहीं बढ़ाएगा बच्चा। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? रेप्लिकेशन। ये क्या कर रहा है बच्चों? रेप्लिकेशन कर रहा है। मतलब जब हमारा, लेट्स सपोज ये है हमारा सेल, इसके अंदर हमारा ये अटका हुआ है मीजोसोम, इस तरीके से मीजोसोम है। अब ये मीजोसोम क्या कर रहा है बच्चों? न्यूक्लियोइड को अटका हुआ है, न्यूक्लियोइड को पकड़ा हुआ है। इस तरीके से इसने न्यूक्लियोइड को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोइड में कोई भी, इनके न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, तो न्यूक्लियोइड को पकड़ते हैं, ये होल्ड करते हैं। ठीक है, होल्ड न्यूक्लियोइड। ये रेप्लिकेशन में हेल्प करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? होल्ड न्यूक्लियोइड। मैं अब नेक्स्ट में न्यूक्लियोइड ही बताऊंगा न्यूक्लियोइड होता क्या है। इसको जो मैंने इधर आउटवर्ड्स बनाया है, इनको हम आउटग्रोथ बुलाते हैं। इनको हम बुलाते हैं आउटग्रोथ। क्या बुलाते हैं बच्चों? आउटग्रोथ बुलाते हैं। आउटग्रोथ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में होता है। ये हो सकते हैं, या तो फिर पिलाई हो सकता है, मैं अभी आगे लिखूंगा इसको। ये हो सकता है फिम्ब्रे हो सकता है। ठीक है, पिलाई हो सकता है, फिम्ब्रे हो सकता है, या तो फिर फ्लैजिला हो सकता है। यही तीन आउटवर्ड ग्रोथ है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। वेरी गुड बच्चों। तो आउटग्रोथ भी है और इनवर्ड भी है, तो मैंने इसीलिए इस डायग्राम में दोनों बनाया है। इनवर्ड ग्रोथ को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? याद रखिए, मीजोसोम। आउटवर्ड ग्रोथ को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? पिलाई, फिम्ब्रे एंड फ्लैजिला। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। मैंने बट ये याद रखिएगा, यहां पे एंड लगाया है। पिलाई एंड फिम्ब्रे में एंड लगाया है। क्यों लगाया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें यूकैरियोट में क्या मीजोसोम है? हमारे अंदर यू मीजोसोम है? इल्ला, वी डोंट हैव मीजोसोम, वी डोंट हैव मीजोसोम। हमारे अंदर मीजोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे अंदर मीजोसोम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिलाई एंड फिम्ब्राई के बारे में। ठीक है, पिलाई एंड फिम्ब्राई क्या होता है? आउटवर्ड ग्रोथ मैंने बताया, आउटवर्ड ग्रोथ होता है। और ये दोनों पिलाई एंड फिम्ब्राई पिल्लिन प्रोटीन से बना है। किससे बना है बच्चों? पिल्लिन प्रोटीन। ये क्लास 12th में पूछा जाता है बच्चों, ये क्लास 12 से उठाए। सर एनसीईआरटी मेंशन दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। बेटा जो सेल वॉल फॉर्मेशन है, इनके अंदर मैं अगर ढंग से बताऊं, ये एनवेलप के फॉर्मेशन में लिखा है। जो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो एनवेलप के फॉर्मेशन के बारे में लिखा है, इनके बारे में। ठीक है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में इतना नहीं है। ठीक है, रितिका ने भी लिखा है सर, बुक में लिखा है सेल वॉल इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। बेटा हेल्प कैसे करेगा जब ये न्यूक्लियोइड ने उसको पकड़ रखा है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगा? आप खुद सोचिए। ये सेल वॉल इधर है, सेल वॉल मैंने ब्लैक से बनाई है, दिस इज सेल वॉल, कैसे हेल्प करेगा? अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम इस पे आते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्राई किसके बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक ही प्रोटीन से बने हैं। वो क्या है? पिल्लिन प्रोटीन। ये दोनों के दोनों पिल्लिन प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, इन दोनों का एक ही फंक्शन है, अटैचमेंट। ये क्या करते हैं बच्चों? अटैचमेंट करते हैं। ये दोनों के दोनों अटैचमेंट, पकड़ने के काम करते हैं। स्पाइडरमैन के हाथ नहीं देखे तो उसमें छोटे 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 निकला होता था, देखा है स्पाइडरमैन सबने? पीटर पार्कर को देखा है सबने? पीटर पार्कर की उंगली में छोटा छोटा कुछ निकला होता तो उससे एडहेयर करता था। ठीक है, तो अटैचमेंट का काम करता है। इसके अंदर क्या पिल्लिन 5 के प्रेजेंट होगा? नहीं, इनके अंदर पिलाई एंड फिम्ब्रे नहीं प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल। इनके अंदर वैक्यूल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। दे कैन हैव ट्रू वैक्यूल, दे कैन हैव ट्रू वैक्यूल और गैस वैक्यूल। इस गैस वैक्यूल को हम स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इस गैस वैक्यूल को हम स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में टोटल 4 टाइप्स के वैक्यूल प्रेजेंट हैं, जिसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ट्रू वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सारे के सारे चारों टाइप के वैक्यूल प्रेजेंट है। और एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये जो यूकैरियोटिक सेल है बच्चा, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और इसके अंदर मैंने बनाया वैक्यूल। ठीक है, अब वैक्यूल के सराउंडिंग एक चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, वैक्यूल के सराउंडेड, जैसे नहीं होता, आपने मूवीज में देखा होगा आग के सराउंडेड वो जंगली डांस करते, तो इसी फॉर्म में ये गोल गोल घूमता है। इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो राउंड एंड राउंड मूव करता है। इसको हम बुलाते हैं क्या बच्चों? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वैक्यूल के राउंड एंड राउंड घूम रहा है, इसको हम क्या बुलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ठीक है बच्चों, इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। सर नीट की फीलिंग नहीं आ रही, तो किस चीज की फीलिंग आ रही है आपको? ठीक है, अब इसके अंदर साइक्लोसिस नहीं होता, साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन इट। अब हम बात करते हैं इनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों, नॉट सराउंडेड, वो किसी भी चीज से सराउंडेड नहीं है। नॉट सराउंडेड, किसी भी चीज से सराउंडेड नहीं है, बट इसमें क्या होता है? सराउंडेड होता है। सराउंडेड बाय, ये किससे चीज से है बच्चों? मैं थोड़ा सा एन हमारा मिस हो गया, हम लिख लेते हैं वापस एन। इट इज सराउंडेड बाय किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक है, तभी इनके जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियस बुलाते हैं। और ये जो है किसी से सराउंडेड नहीं है, तभी इनके न्यूक्लियस को हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोइड। रिपीट कर दो 0.5। किसने पूछा? शिखर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल रिपीट। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का अदर नाम है जीनोफोर। न्यूक्लियोइड का अनदर नाम क्या है बच्चों? जीनोफोर। ठीक है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। प्रो में वैक्यूल का 2 पॉइंट क्या है मतलब? मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन रितिका? प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल का 2 पॉइंट क्या है? मैंने आपको बताया ना कि एक पहला पॉइंट कि इसके अंदर ये 2 टाइप के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे। पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या है? आउटवर्ड ग्रोथ होती है किसकी? बैक्टीरिया की। अब ये क्या करती है? अटैचमेंट का काम करती है, बस। और ये किससे बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन। यही 2 पॉइंट आपको याद करने हैं अभी के लिए। अभी यही पॉइंट याद करने, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर द आउटग्रोथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। अब इनका जो डीएनए है, फटाफट से पॉइंट लिखेंगे, डबल स्टैंडर्ड है। इनका भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इनका जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ कैसा है? सर्कुलर है। इनका डीएनए क्या है? सर्कुलर ना होके लीनियर है। ठीक है, सर्कुलर ना होके लीनियर है। इनका डीएनए कॉइल्ड होता है, इनका भी डीएनए कॉइल्ड होता है। अब हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में आपने पढ़ा है जीनोफोर बेटा, न्यूक्लियोटाइड का अनदर नेम है जीनोफोर। ठीक है, अब क्लास 12th में आपने पढ़ा है क्या बच्चे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोनिक प्रोटीन एंड नॉन, अनुराधा ने पूछा 0.7, आई विल रिपीट अनुराधा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो आप तो होता है हिस्टोनिक प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, जो कि कॉइलिंग में हेल्प करता है। तो इसमें प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन्स, दे विल हैव हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसमें प्रेजेंट होता है क्या बच्चों? पॉलीअमीन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलीअमाइंस, जो कि सेम काम करता है हिस्टोन प्रोटीन का। किसी ने, अनुराधा ने पूछा था सर ये रिपीट कर दीजिए जेनेटिक मटेरियल के बारे में। देखो, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है अनुराधा, वो किसी भी चीज़ से, जैसे अगर हम बात करें, एक सर्कल लेके बात करते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सराउंडिंग है,
समझ रहे हैं आप? यहाँ ये एक सराउंडिंग है और यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल है, ये इस फॉर्म में पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका मेम्ब्रेन है। तो इनमें क्या होता है, कोई भी सराउंडिंग नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी सराउंडिंग नहीं है। तो इनके न्यूक्लियस को, इनके जेनेटिक मटेरियल क्या है, कोई भी सराउंडिंग नहीं, देयर इज नो मेम्ब्रेन, वो ऐसे ही रोटेट कर रहा है और इसको मीजोजोम ने पकड़ रखा है, बस ये हो रखा है, मीजोजोम ने होल्ड कर रखा है और बस ऐसे ही घूम रहा है ये। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड। समझ में आपको? और इनके में क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये एक डेफिनेट फॉर्म में है, तभी इसको ब्रेन में बुलाते हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी के बेसिस पे ही जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में ही है, मैं इसीलिए एनसीईआरटी के कुछ हाइलाइट्स को लेके भी आया था। ठीक है बच्चे, इसीलिए मैं कुछ एनसीईआरटी के हाइलाइट्स को लेके भी आया था आपके लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिला के बारे में। अब फ्लैजिला क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, यहां पे भी मूवमेंट। तभी देखो बच्चों, उधर मैंने क्या लिखा था, अलग अलग। अगर हम पीछे की स्लाइड में देखें, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा था, यहाँ पे मैंने पिलाई एंड फिम्ब्रे लिखा था और फ्लैजिला को अलग मेंशन किया था। सेम थिंग देखो, पिलाई एंड फिम्ब्रे का क्या काम था बच्चों, अटैचमेंट, वो अटैच कर रहा था, ठीक है, वो अटैच कर रहा था और ये क्या कर रहा है, मूवमेंट करा रहा है फ्लैजिला। ठीक है, मूवमेंट में काम कराता है। लोकोमोशन, वेरी गुड दुर्ग विजय, वेरी गुड, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। तो ये क्या कराता है बेटा, मूवमेंट का काम कराता है। पैरामीशियम तो अलग चीज होगी ना बेटा, पैरामीशियम तो अलग चीज होगी, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट का काम कराता है और ये बना होता है किस प्रोटीन से बच्चों, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिला से हो गया हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन। सेम यहां पे क्या होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा क्या, इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन। कौन सा होता है बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है इसके अंदर। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट हर जगह से उठा उठा के लिखे हैं। अगर ये आपको याद रहेगा, आपको बहुत सारे की पॉइंट्स याद रहेंगे। और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का एक और, चलो हायर लेवल पे ले जाते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होता है इसका, 9+2 अरेंजमेंट होता है न्यू ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब ये 9+2 कहाँ होता है, कैसे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट के फॉर्म से होता है, जो कि मैं आपको साइटोस्केलेटन में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला के बारे में। अब फ्लैजिला जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एट्राइकस एंड ट्राइकस। फ्लैजिला जो है बच्चों वो दो किस्म के हैं, एट्राइकस एंड ट्राइकस। फ्लैजिला, वो सेल जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिला ना हो, एट्राइकस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्राइकस के अंदर में। एक हो गया मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब फ्लैजिला एक एंड में प्रेजेंट है, देख लीजिए साफ साफ लिखा है, फ्लैजिलम एट वन एंड। देन आता है एम्फीट्राइकस, फ्लैजिला एट ईच एंड, मतलब दोनों एंड में एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। एक और आता है बच्चों जो इस डायग्राम में नहीं है, वो है सिफेलोट्राइकस। लेट्स सपोज ये एक वो है, एक ये बैक्टीरिया है या हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहां पे भी फ्लैजिला और यहां पे भी फ्लैजिला, तो इसको हम बुलाते हैं बच्चों सिफेलोट्राइकस। तो इसको हम बुलाते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस वो हो गया जिसके दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों हेड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस क्या हो गया, एक ही हेड पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। और फिर आता है पेरिट्राइकस, एग्जांपल ई कोलाई। ये क्या है, इनके ऊपर फ्लैजिला पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, होल बॉडी इज बीन कवर्ड विथ फ्लैजिला। ठीक है बच्चों, ये था। अब मजा आ रहा है एकदम एनर्जी के साथ में। देखो मैंने बोला है अभी पहली क्लास है बेटा, धीरे 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 करके ऐसा हाई लेवल लेके जाऊंगा, अब फिर लो लेवल, फिर हाई लेवल लो लेवल, मतलब हमें 12 से नीट तक जाना है। शुरुआत तो हमें एनसीईआरटी से ही करनी है ना, हर चीज एनसीईआरटी से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। हमने शेप, साइज, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हमने एंड में जाके प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल देखा, जो कि हमारे 11 से लेके क्लास 12 तक के है। मैंने ये सारे पॉइंट्स 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक से इकट्ठा कर करके एक पर्टिकुलर टेबल बनाया है सिर्फ आपके लिए, सो दैट आप ये टेबल घर पे जाके फेयर कॉपी में बनाएं और लिखें, एक एक पॉइंट लिखें और ये याद करें। ये याद रखेंगे तो हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब रही बात होमवर्क की, आज मैंने होमवर्क अपलोड नहीं किया है क्योंकि अभी पहली क्लास थी, तो मैं बर्डन नहीं देना चाहता, लेकिन कल से आपका होमवर्क अपडेट हो जाएगा, फिर हम होमवर्क के बारे में भी बात किया करेंगे क्लास में ही।
ठीक है बच्चों, कल से आपको होमवर्क अपडेट हो जाएगा, तो सेल का थोड़ा सा पढ़ाई करना, जितना भी मैंने कहा है फेयर आउट कर देना। ठीक है, मैं कल फिर मिलूंगा आपसे 3:45 पे। तो नाम याद रख लीजिए, सलमान अनवर खान मेरा नाम है, आपका बॉटनी टीचर यहाँ पे डाउटनेट पे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।